बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के पूरे कंप्लीट प्रश्नों को हल कर चुका था और आज हम लोग प्रश्न 3 को सॉल्व करके उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, आप ध्यान से सबसे पहले इसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? हमें सिंपल से इसमें अपने विचार से कोई भी विधि यानी कि वज्रगुणन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से इनको हल करके ये बताना है कि आप इनको कौन सी विधि उपयुक्त मानते हैं। तो हम जानते हैं कि या तो हम प्रतिस्थापन लगाएं या तो वज्रगुणन विधि लगाओ, दोनों विधियां उपयुक्त होती हैं। अर्थात ये दोनों विधियां हमारे लिए क्या होती हैं? सही होती है। हम दोनों विधियों का उपयोग करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ नोट कर रखा है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वज्रगुणन विधि को लागू किया। और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको वज्रगुणन विधि पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज हम इसको पर सबसे पहले वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। इस प्रश्न में हमने सबसे पहले इस समीकरण में जो दिया गया था उसको हमने सामान्य समीकरण में लिख लिया, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इस किताब में जो ये दोनों समीकरण दिए गए हैं इनमें अचर वाले दाहिनी तरफ लिखे गए हैं। तो हमें जब भी वज्रगुणन विधि लगाना हो तो सबसे पहले इन अचर पदों को बाईं तरफ करके लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों समीकरणों को बाईं तरफ करके लिख लिया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास समीकरण 8x + 5y = 9 और दूसरा 3x + 2y = 4। इसमें 4 को बाईं तरफ कर दिया, 9 को भी बाईं तरफ कर दिया। इस प्रकार से हमें एक समान समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक समान समीकरण है। इनकी तुलना करके हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप सबसे पहले बी सी ए बी क्रम से लिख लोगे, फिर दोबारा इसको बी सी ए बी लिख करके ऊपर वाले में 1 1 लगा दोगे और नीचे वाले में 2 2 2 लगा दोगे। और सिंपल सा इसमें इनको ऐसे वज्रगुणन विधि से हल करते हुए पहले दोनों को x के बटे में और इन दोनों को y के बटे में और a1 और b1 इन दोनों के नीचे वाला 1 के बटे में लिख करके इसको सॉल्व करोगे तो इससे आसान बन जाता है। इससे आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर बी सी ए बी लिख करके दोनों तरफ एक एक लगा दिया और नीचे वाले में 2 2 लिख दिया। अब यहाँ से पहले वाला x के बटे में आता है, दूसरे वाला y के बटे में आता है और ये 1 के बटे में आता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बी सी ए बी के, जो कि b1 c1 a1 b1 हैं, इनके मान लिख करके x के बटे में प्राप्त किया, y के बटे में और 1 के बटे में प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x के बटे में जो भी आ रहा है इसमें हमने इस प्रकार का नियम लगाया है, 5 का -4 में मल्टीप्लाई और 2 का -9 में मल्टीप्लाई, फिर 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया और 4 का 8 में मल्टीप्लाई किया, फिर 8 का 2 में और 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि 5 का 4 में गुणा करोगे तो माइनस में 20 आएगा, मैंने लिख दिया। फिर 2 का 9 में गुणा माइनस में 18 ये लिख दिया। और माइनस चिन्ह फार्मूले के आधार पर होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं। दूसरा है 9 और 3 का गुणा माइनस में 27 और 4 और 8 का गुणा माइनस में 32 हो गया। उसी प्रकार से 8 का 2 में गुणा 8 दूना के 16 और 3 बचे 15 हो गया और बीच में माइनस हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाया। अब इसको सॉल्व करके आप आराम से x बटे में -2 प्राप्त कर सकते हो और यहाँ y बटे 5 और 1 बटा में 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा -20 + 18। तो 20 में से 18 घटाने पर 2 आता है और इसी का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 32 में से 27 घटाने पर हमें 5 मिलेगा। ठीक है, और 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ से प्रथम भाग से लेकर के हमने सॉल्व किया तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम समीकरण से।
प्रथम समीकरण से, मतलब कि x बटे -2 को 1/1 के बराबर लेकर के हमने इसको हल कर लिया, क्योंकि ये तीनों बराबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से x समान -2 प्राप्त हुआ। इसको आप कार्तीय गुणन कर लोगे, x का 1 में गुणा x और इसका इसमें गुणा -2। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण से लिख सकते हो। यहाँ पर द्वितीय समीकरण से, तो द्वितीय समीकरण से क्या देख रहे हैं, y/5 को 1/1 के बराबर लेकर के y का मान हमने 5 प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x और y के मान वज्र गुणन विधि से प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण को, जो ये दोनों समीकरण हैं, इसी समीकरणों को हम लोग फिर से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आप इसको वज्र गुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमने तो वज्र गुणन को हल कर लिया, अब हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रखा है, जैसा कि ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये है आपका प्रतिस्थापन विधि, ये बहुत ही आसान पड़ता है। तो इस विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के हमने x का मान प्राप्त किया। जैसे समीकरण 1 से हमने इसको ले लिया, तो 8x + 5y = 9 होता है, और यहाँ पर 8x की वैल्यू 5y को दाहिनी तरफ करते हैं तो -5y, या 8 को फिर दाहिनी तरफ लाते हैं तो बटा में चला जाता है। तो x समान जो भी प्राप्त हुआ उसको समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब इस समीकरण 3 से जो x समान है, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, उस समीकरण में न रख करके उसके अगले समीकरण में रखा जाएगा। तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 में हमने रखा, तो ये 2 समीकरण है। इसमें जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या करना है, 9 - 5y/8 लिख कर रखना है। तो यहाँ से 3 × 9 - 5y/8, यहाँ x है वहाँ पर हमने रख दिया, +2y = 4 को वैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो आराम से। इसको सॉल्व करने पर देखो क्या प्राप्त होता है। अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो 3 का अंश में गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 3 × 27 और 3 × 5 = 15y/8 चल रहा है। अब प्लस में 2y = 4 वैसे लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब हमने यहाँ पर इस बट्टे को ख़त्म करने के लिए 8 से ही सभी पदों में गुणा कर दिया। मतलब इस 8 का इस पूरे पद में गुणा, क्योंकि ये एक पद है और एक पद होने का मतलब बट्टा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा है, इसलिए आप इस 8 का यहाँ पर इस तरह से गुणा करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा। तो हमने लिख दिया 8 का इस 2 में गुणा 16 और 8 चौका 32। ठीक है, अब ये जो बच गया इसमें y वाला y के साथ लेकर के हमने हल कर दिया। तो 16 - 15y होता है, और 27 को जब दाहिनी तरफ लाते हैं तो माइनस में, तो 32 - 27, 32 में 27 घटाने पर 5 प्राप्त हुआ, यानी y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि x का मान डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से लिखा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें y के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 9 माइनस में 5 × 5 होगा, 9 - 5 × 5 बटे में 8। अब x का मान यहाँ से आ जाएगा 9 - 25 बटे में 8, और 9 में से 25 घटाने पर माइनस में 16 बटे में 8 आ गया। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये पूरी तरह से -2 आया, x का मान -2 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर आया। तो आप देख पा रहे हो कि वज्र गुणन से भी हमें यही मान प्राप्त हुआ है और प्रतिस्थापन विधि से भी हमें यही दोनों मान प्राप्त हो रहा है। अब ये पूछा गया कि कौन सी विधि आप उपयुक्त मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों विधियां हमारे लिए क्या हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कुछ समस्यात्मक प्रश्न हैं, और इन सभी समस्यात्मक प्रश्नों को आप तभी हल करोगे जब इनके हल यानी उनका अस्तित्व हो। अब अस्तित्व होने का मतलब कि अगर कोई एक हल होगा तो उसी स्थिति में हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन
समस्यात्मक प्रश्नों को समीकरण के रूप में बदलोगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। देखो, एक भाग नियत होने का मतलब इस पर कोई चार्ज न लगता है, और ये चार्ज न लगने के साथ साथ इस पर व्यय जरूर है, लेकिन उस व्यक्ति से इस पर कोई खर्च न लिया जाता है जो इस छात्रावास में रहता है। इसका मतलब कि अगर नियत व्यय यानी कि जो एक भाग नियत है उस पर अगर 5 रुपये का प्रतिदिन के हिसाब से कुछ मासिक व्यय होता है, फिर भी उसको लिया नहीं जाता, तो हम उसको कहते हैं कि वो जो भाग है वो एक नियत है। और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि ये शेष भाग हमेशा बदलता रहता है। जो बदलता नहीं है उसी को नियत की स्थिति में लेते हैं। तो शेष भाग किस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ध्यान समझना इसको, एक विद्यार्थी ए है जिसको 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। छात्रावास के लिए 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है। और जबकि एक और व्यक्ति है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अब इसका मतलब कि उसे नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य दो स्थिति के बारे में बात किया है। अब दो स्थिति का मतलब जो पहला भाग नियत है उसको छोड़ करके प्रतिदिन के भोजन का मूल्य यहाँ पर, जबकि कुल टोटल ए विद्यार्थी के लिए 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन भोजन के लिए कितना व्यय होगा, जबकि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को ₹y मानेंगे तो 20 दिन का 20y हो जाएगा, और ये दोनों जो 20 दिन का भोजन 20y प्राप्त होगा, और साथ में हम अगर इस नियत व्यय को ₹x मान लें तो इन दोनों का योगफल 1000 के बराबर माना जाएगा, क्योंकि ये 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपया छात्रावास व्यय के लिए देता है। ठीक है, और मासिक व्यय का जो एक भाग है वो नियत है जिसको हमने x मान लिया। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से समझो, बहुत ही आसान से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नोट किया है जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला सवाल था उसमें हमने मान लिया कि माना नियत व्यय क्या है ₹x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है ₹y। तो अब विद्यार्थी ए के लिए हम लोग गणना करेंगे। देखो, विद्यार्थी ए के लिए क्या होता है, भोजन लेने की अवधि 20 दिन है, यानी कि ए विद्यार्थी ने 20 दिन का भोजन लिया। अब 20 दिन के भोजन का कुल कितना मूल्य हो जाएगा, जबकि हमने माना है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹y है, तो 20 दिन के भोजन का 20y। ठीक है, और इसी वाले में नियत व्यय भी शामिल है ₹x। अब दोनों का टोटल योग कितने के बराबर माना जाएगा, क्वेश्चन में टोटल 1000, यानी उसने जब 20 दिन का भोजन लिया तो 1000 रुपया व्यय किया, और जबकि नियत व्यय ₹x है, तो दोनों का टोटल योग 1000 के बराबर बनेगा। तो हमने प्रथम शर्तानुसार x + 20y बराबर 1000 रुपये लिखा। इसी प्रकार से विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन के लिए क्या करता है, छात्रावास में रहता है, अगर वो 26 दिन के लिए रहता है तो उस 26 दिन के भोजन का कुल मूल्य होगा 26y, क्योंकि एक दिन का हमने माना है, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ₹y माना है, तो यहाँ पर 26 दिन का 26y जाएगा। इसी में नियत व्यय भी शामिल है, जो कि नियत व्यय हमने क्या माना है, ₹x। तो दोनों का टोटल योग कितने के बराबर, द्वितीय पर शर्तानुसार x और 26y रुपया दोनों का टोटल योग 1180 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे चुका है कि 26 दिन के छात्रावास के लिए 1180 रुपया देना पड़ता है, यानी इन दोनों का टोटल योग जिसमें नियत वाला भी व्यय है। तो नियत व्यय और इस 26 दिन का व्यय टोटल कितना हो जाएगा, 1180 रुपया।
अब हमारे पास दो समीकरण बन चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप अपने विचार से किसी भी विधि से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर इस समीकरण का वज्रगुण विधि। इस समीकरण को हल करने के लिए वज्रगुण विधि हमने लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण निकायों 1 और दोनों, इन दोनों से हमने सबसे पहले उस समीकरण को लिख करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान लिख लिया। मतलब कि x का जो गुणांक है वो A1 है, y का जो गुणांक है वो B1 है, और इस वाले पूरे अचर पद को हम लोग C1 ले करके लिख लेंगे। दूसरे समीकरण से A2 का मान 1, जो कि x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 26 है, तो वो B2 का मान होगा और अचर वाला पद C2 का मान होगा। अब इनके आधार पर वज्रगुण विधि द्वारा हमने आपको नियम बताया था कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x बटा में जो हम 20 ले रहे हैं और 1180 ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको हमने जो इस प्रकार से बताया था, इसी विधि से आप बिल्कुल हल करोगे। ठीक है, इसी विधि से आप बिल्कुल क्या करोगे, बना करके हल करोगे। इससे आपको हर चीज़ आसान लगेगा। तो हमने यहीं पर इसको डायरेक्ट बना करके लिख लिया है। x बटे में क्या क्या आता है, x बटे में आता है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं BCAB, है ना, और दूसरा वाला भी BCAB। तो इस क्रम में लिखने से हमें इस प्रकार के संबंध प्राप्त होंगे। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके उसी विधि से देख सकते हो, जैसे हमने BCAB लिख करके बनाया था। तो यहाँ से हमें x के बटे में, y के बटे में, a के बटे में ऐसे प्राप्त हुआ। अब इनको आप आराम से क्या करो, सॉल्व कर लोगे। तो 20 का 1180 में मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, और 26 में 1000 का गुणा करने पर 26,000, जो कि ये माइनस है। और जब हम लोग माइनस भी लगाते हैं और इनका गुणनफल भी माइनस में आ रहा है, तो दोनों ऋणात्मक प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से y के बटा में 1000 में 1 का गुणा माइनस 1000, और 1180 में 1 का गुणा 1180, जबकि ये माइनस है और नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं। इस माइनस का गुणनफल प्लस। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार से 26 में 1 का गुणा 26 माइनस 20 का 1 में गुणा 20। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो 2400 प्राप्त होगा, और इसको घटाने पे 180, और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से हमने क्या किया, प्रथम समीकरण से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो प्रथम समीकरण का मतलब है कि x बटे में 2400 और 1 बटा में 6 को एक साथ लेकर के हमने x समान 400 प्राप्त कर लिया, जबकि ये 6 से इस 2400 को डिवाइड करने पर 400 आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि बराबर के दोनों पक्षों में अगर कोई भिन्न है तो उनके हरों को कटाया जा सकता है और अंश से अंश को कटाया जा सकता है। तो यहाँ से हमें x समान 400 प्राप्त हुआ। ठीक, अब दूसरी चीज़, द्वितीय समीकरण से y के बटे वाला हमने 1 बटा में 6 के बराबर ले लिया। तो y बटे 180 बराबर 1 बटा में 6 से इसको डिवाइड किया, 30 आया। यानी y बटे में 30 बराबर 1 बटा में 1। तो तिरछक गुणा करने पर y का 1 में गुणा y और 30 का 1 में गुणा 30 रुपया आएगा। तो ये हमें y का मान भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्या करना है, नियत खर्च क्या है, 400 रुपया, और प्रतिदिन खाने का मूल्य कितना है, 30 रुपया। ये आपके आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इसमें नियत जो व्यय है वो 400 और प्रतिदिन का जो खर्च है वो 30 रुपया है। तो इसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का ही दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में एक और क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन है भिन्नों से संबंधित। इसमें लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंत में 1 घटाया जाता है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल होते हैं। तो आप क्या करोगे, भिन्नों से संबंधित सवाल में आप जानते हो कि जो भिन्न होती है वो x बटे वाई के रूप का होती है, जिसमें x को अंश बोलते हैं, y को हर बोलते हैं। तो अगर हम अंश और हर को x और y मान लेंगे तो x बटे वाई जो होगा वो उसका भिन्न रूप होगा। तो हमने क्या किया, इसमें दो शर्त जो दी गई है कि पहली स्थिति में 1/3 कब होता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में से 1 घटाने पर हर में बिना कुछ परिवर्तन किए ही उसका मान 1/3 हो जाता है।
द्वितीय शर्त में 1/4 हो जाता है जब हर में क्या कर देते हैं 8 जोड़ देते हैं, लेकिन अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वह भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो चलिए देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, उस भिन्न में से अंश और हर को x और y के रूप में मान लिया। तो हमने यहाँ लिखा कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, अतः भिन्न क्या बन जाएगा x बटा में y। ठीक है, अंश को ऊपर और हर को नीचे। अब प्रथम स्थिति में कहा गया है कि अंश में से 1 घटाने पर और हर में बिना कुछ परिवर्तन किए, यानी हर लिखे रहेंगे, इसका मान 1/3 हो जाता है। ठीक है, अंश में से 1 घटाने पर और हर में बिना कुछ परिवर्तन किए इस पूरे भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, यानी इतने के बराबर हो जाता है, इसलिए बराबर 1/3 लिखा है। अब अंश को हमने x माना था, हर को y माना था। तो लिखने के बाद ये जो एक समीकरण बन रहा है इसको आराम से सॉल्व करके हम लोग सामान्य समीकरण में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 का इस दोनों में y से 3 × x-1 लिख दिया बराबर y का 1 में गुणा y। अब इसको सॉल्व करके 3x - 3 बराबर y प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से इस y को हम बाईं तरफ लाएंगे ताकि हम इसको सामान्य समीकरण मिल सकें। तो ये हो गया 3x - y - 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में कहा है कि यदि उसके हर में हम 8 जोड़ दें तो 8 जोड़ने पर उसका जो मान है वो 1/4 हो जाता है। इसका मतलब कि अगर हम जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अंश बटे हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाती है, लेकिन अंश में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब अंश को हम x लिखेंगे और हर को हम y लिखेंगे। आप इस प्रकार की कंडीशन को बना करके आसानी से समझ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो x बटे में y + 8 हुआ बराबर 1/4। हमने बस अंश और हर के मान रख दिए। अब ये एक प्रकार से समीकरण बन रहा है, इसको सॉल्व करके सामान्य समीकरण में हमने बदल दिया। तो 4 का x में गुणा 4x और बराबर करके y + 8 में 1 का गुणा y + 8 ही रहेगा। अब y को और 8 को बाईं तरफ ला दोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण निकाय से करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद से अब वज्रगुण विधि लगा सकते हो, चाहे आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। आपका जो भी विचार है जिस विधि से आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें स्थिति को देखना था कि यदि ये संभव है तभी आप इसको हल कीजिए। तो हर स्थिति यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से हमें गुणांक मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इन दोनों गुणांकों को आप अगर बटे में लगाओगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी होने के कारण ही इनका सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से वज्रगुण विधि हमने बताया था आपको, इसी प्रकार से आपको लगाना है। सब BC AB लिख करके 1 1 लगाते हैं, फिर 2 2 लगाते हैं और इनके मान रख करके इनको कार्तीय गुणन में कर लेते हैं। तो ये जो आपको मान प्राप्त हो रहा है ये वाला x के बटा में जाएगा और ये दोनों मिल करके y के बटा में और ये दोनों मिल करके 1 के बटा में। तो x बटा में इनका आपस में गुणा ऐसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसे मैंने किया। और इन दोनों को लेकर के y के बटा में तो -3 × 4 ये लिख दिया माइनस और 8 -8 × 3। ठीक है, और माइनस हम लोग लगाते हैं दूसरा 1 के बटा में, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इतना लिख दिया और 4 का -1 में गुणा ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो क्या प्राप्त होता है। ये पूरी तरह से 8 मिलेगा और ये पूरी तरह से प्लस में 3 मिलेगा और ये बीच वाला माइनस। ये हो जाएगा माइनस में 12। ये दोनों धनात्मक होकर के 8 3 24 और यहाँ पर माइनस में 3 और ये दोनों धनात्मक होकर के 4 एकम 4। अब इसको सॉल्व करो आराम से। ये हमें प्राप्त हुआ x बटा में 8 - 3 और y बटा में -12 + 24 और ये -3 + 4। तो इसको घटाने पर 5 आएगा, 24 में से 12 घटाने पर 12 आएगा और 4 में 3 घटाने पर 1। अब यहाँ से प्रथम समीकरण से x बटे 5 को 1/1 के इक्वल लेकर के x समान हमने 5 प्राप्त कर लिया।
द्वितीय समीकरण से y की बटा वाला 1/1 के बराबर लेकर के y का मान 12 प्राप्त कर लिया। तो ये तो आपका x और y का मान है, जो कि ये x क्या है, x है आपका अंश और y जो है वो है आपका हर। तो हमें तो भिन्न का मान बताना था। तो हम जानते हैं कि भिन्न जो थी हमारी वो थी x बटा में y। तो x का मान 5 है, ये आया है, हर का मान 12 आया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह सब समझ में आ गया है। आप इसको दोबारा फिर से रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।